राधे राधे स्टूडेंट्स, जैसे कि अपन ने प्रीवियस क्लास में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक है, मैं और न्यूमेरिकल्स भी कर लूँगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास में भी क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक है नहीं, बुक है नहीं भाई कितने सारे क्वेश्चंस का अभी। ठीक है, तो अपन एक नया टॉपिक अपन ये स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे वो टॉपिक खत्म होगा मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ले आऊँगा इसके ऊपर। ठीक है, तो कम से कम 4-5 क्वेश्चंस अपन अभी क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। फिलहाल के लिए अपन एक नया टॉपिक है और वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको बताया था कि भाई ईडी जो है अपने पास में, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, मैग्नेटोस्टैट्स हो गया, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम डीलिंग होती है पूरी न्यूमेरिकल बेस्ड। और न्यूमेरिकल बेस्ड है तो आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एक तो किसका, वेक्टर का, वेक्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। दूसरा आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए और तीसरा आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि मैथमेटिक्स के अंदर अगर आपको ये तीनों चीज़ें आती है ना अच्छे से, तो फिर कोई नहीं रोकेगा ईडी के अंदर, फिर ईडी के क्वेश्चन करना आसान है। लेकिन अगर 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 दिक्कत हुई किस चीज़ की, कि अगर आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में अटक रहे हो, या वेक्टर आपका बहुत कमज़ोर है, या फिर आपका क्या कहते हैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत कमज़ोर है। कोऑर्डिनेट सिस्टम तो मैं अभी पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, तो वो तो आपका वैसे भी स्ट्रांग हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अगर कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, कवर कर लेना पहले ही से। ठीक है, देखो वेक्टर अलजेब्रा की बुक भी आती है, छोटी सी पतली सी बुक आती है। ठीक है, तो कोशिश करना कि वो बुक आ जाए आपके पास में। ठीक है, तो अपन यही करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे तो अपन इसके क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं किसका, सेकंड ईयर के बारे में, सेकंड ईयर बीएससी सेकंड ईयर के बारे में। वहां आपकी एक बुक आती थी, वहां पे आपकी एक बुक आती थी, कौन सी, मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स, मैं आपको थोड़ा सा मैं रिलेट भी करवा देता हूँ इन चीज़ों को। मैथमेटिकल फिजिक्स करके एक बुक आती थी जो कि बीएससी पार्ट 2 में चलती थी। ठीक है, बीएससी पार्ट 2 में उसकी जो पहली यूनिट आती थी ना, यूनिट 1, वो यही है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, जिसमें अपन तीनों सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं अपने पास में, जैसे क्या कहते हैं अपने पास में, स्फेरिकल होता है, बेलनी, ठीक है, मतलब सिलेंड्रिकल होता है, बेलनी हो गया, गोलीय हो गया आपका, स्फेरिकल हो गया, कार्तिक हो गया, कार्टिशन हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या होते हैं, जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स, ध्रुवीय निर्देशांक भी होते हैं अपने पास में। तो ये सारा सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए, तब जाके ईडी की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सॉल्व होती हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अपने को नहीं पता कि सिस्टम कैसा दिया हुआ है। अगर मान लो स्फेरिकल सिस्टम आ गया तो आप क्या कहते हैं कार्टिशन से सॉल्व ही नहीं कर पाओगे ना। अगर अपने पास में सिलेंड्रिकल सिस्टम बना हुआ है तो फिर कार्टिशन से सॉल्व नहीं होगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर वो सिस्टम्स में जाना पड़ेगा, चेंज करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा फिर वो काम। ठीक है, तो अपने को क्या आना चाहिए, वैल्यूज आनी चाहिए कि वो वैल्यूज कितनी होती हैं, कितना क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं पहले बात करूं किसकी, सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है, सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो वहां से अपन इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो करते हैं इसका स्टार्ट। किसकी बात करते हैं, सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहला जो सिंपल आता है वो आता है आपका कौन सा, कार्टिशियन। ठीक है, कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है आपका, उसके अंदर 3 एक्सिस होती हैं, और ये आज से नहीं, आप 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, 7th 6th में चालू हो जाता है सारा सब कुछ कार्टिशियन का। कौन कौन सी एक्सिस होती हैं अपने पास में, मैं बना देता हूं आपका। ये 3 एक्सिस होती हैं 3D के अंदर अपने पास में। ठीक है, 3 एक्सिस कौन कौन सी होती हैं, एक्स, ये हो गया अपने पास में वाई, और ये हो गया अपने पास में जेड। ठीक है, ये अपने पास में 3 एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, ये जनरल है, आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बताने लायक है। इसमें आपने याद करो बीएससी पार्ट 1 में आप ईएमटी पढ़ के आते थे, तो वहां पे आपने डाइवर्जेंस भी निकाला था इसी सिस्टम का, कर्ल भी निकालते हैं, ग्रेडियंट भी निकालते हैं, तो वो सारी क्वांटिटीज आपने पहले भी पढ़ी थी। ठीक है, तो इस सिस्टम के बारे में तो कोई ब्रीफली डिस्क्रिप्शन है भी नहीं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मैं वॉल्यूम एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट निकालना हो या लाइन एलिमेंट निकालना हो, तो वो सारा सब कुछ मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे पास में ये एक प्लेन है, इस प्लेन का सरफेस एरिया पता करना है वाई एक्स का, तो इसका सरफेस एरिया जो होगा ना, उसकी डायरेक्शन या तो इस एक्सिस में होगी प्लस जेड में, या फिर कौन सी एक्सिस में होगी, माइनस जेड के अंदर। ठीक है, दो ही अपने पास में डायरेक्शन हो सकती है। सरफेस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन होती है, सरफेस
एरिया जो एलिमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। आइदर अप साइड हो सकता है या डाउन हो सकता है या राइट में जा सकता है, लेफ्ट में जा सकता है, कहीं भी हो सकता है। मतलब एक प्लेन की दो डायरेक्शन होती हैं, एक अबव और एक बिलो, ठीक है। जैसे एक कोई प्लेन है ये अपने पास में, ये इस तरीके से ये प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन की या तो डायरेक्शन इधर होगी या डायरेक्शन इधर होगी। ये अपन पता कैसे लगाते हैं, ऐसे लूप बनाओ तो इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ ऐसा लूप बन रहा है तो ये इधर की तरफ डायरेक्शन हो गई, और इधर की तरफ लूप बन रहा है तो उसकी डायरेक्शन उधर हो गई। सेम लाइन एलिमेंट, जो लाइन एलिमेंट होता है उसकी भी अपने पास में क्या होती है, डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है अपने पास में, कौन सा, ये कार्टेशियन वाला x y z। इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से अपन जाएंगे स्फेरिकल के अंदर, चेंज कैसे कर सकते हैं। मैं आज थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूं, फिर अपन न्यूमेरिकल बेसिस पे इसका स्टार्ट करेंगे। इससे कार्टेशियन में भी जा सकते हो आप, ठीक है, इससे कार्टेशियन में भी जा सकते हो, इससे पोलर कोऑर्डिनेट्स भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि क्या इन सब का कोई जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, बिल्कुल होता है। और जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपन ने डिफाइन भी किया था, बीएससी जो अपने पास में पार्ट सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स आता है उसको बोला जाता है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक, ठीक है, लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक। वहां पे आपने पढ़ा था ये सारा सब कुछ, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पहले जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ लेते हैं, उससे फिर अपन क्या करेंगे, सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। चलो स्टडी करते हैं किसके बारे में, जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जनरल, ओके ये पेन नहीं, वाइट ही यूज करेंगे अपन। जनरल कोऑर्डिनेट, जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये अपने को इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, इसी से डिफाइन होती है। वैसे देखो ये कैसे बताया जाएगा कि अपने को पता है कि जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल तुमने 9th-10th क्लास में पढ़ा था कि भाई ax² + bx + c = 0 होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है नहीं होती है, ठीक है, ये तुमने पढ़ी थी। और यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू चेंज होती रहती है, इक्वेशन भी चेंज होती रहती है नहीं होती रहती, तो ये जनरल है, ये जनरल फॉर्म है। ऐसे ही सारे जितने भी निर्देशांक होते हैं, जितने भी अपने पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उनका भी एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है, उनका भी क्या होता है, एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसको क्या डिफाइन किया गया था, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो वो क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैं तुम्हें, देखो वो सब चीजें तो देखो वैसे बीएससी सेकंड ईयर की चीजें, मैं तो अब यहाँ पे खाली तुम्हें इतना जनरल पढ़ाऊंगा कि भाई थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर कल को तुम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को भूल भी जाओ तो रिमेंबर कैसे करना है वो यहाँ पे मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। चलो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, कैसा बनता था, देखो कुछ ऐसा था वो, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये अपने पास में होता है। 3 एक्सेस हो गई अपने पास में, u1 u2 और ये क्या हो गया u3, ठीक है, ये 3 एक्सेस हो गई अपने पास में। इधर की तरफ अपने पास में डायरेक्शन कितनी हो गई e1, इधर की तरफ अपने पास में डायरेक्शन कितनी हो गई e2, इसकी डायरेक्शन कितनी हो गई e3, ठीक है, अपने पास में तीनों डायरेक्शंस भी आ गई, लाइट कर रहे हैं अपन, ठीक है। लाइन एलिमेंट इधर की तरफ कितना हो जाएगा dl1, इधर की तरफ कितना हो जाएगा dl2 और इधर की तरफ कितना हो जाएगा dl3, ठीक है, ये अपने पास में इसके क्या हो गए लाइन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं अब क्या है, मैं यहाँ पे कुछ भी निकालूंगा नहीं, कुछ भी अपन को ड्राइव नहीं करना है, अपने कोई काम का नहीं, बस अपने को रिमेंबर रखनी है चीजें, ठीक है। तो वो जो रिमेंबर रखने वाली चीजें ना वो लिखवा रहा हूँ, उनको आप बस उतार लीजिए और उनको दिमाग में बिठा लेना, ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करवा सकता हूँ, किसी में भी निकाल सकते हैं अपन वैल्यूज को। और देखो आगे की अब जो कंसेप्ट आएंगे वो सारे के सारे कंसेप्ट इन्हीं पे बेस्ड हैं, तो इसका रिमेंबर रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। कैसे कैसे देखो, जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, पहला लाइन एलिमेंट की बात करूं, ठीक है, लाइन एलिमेंट। तो लाइन एलिमेंट कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है, लाइन एलिमेंट में पहला पॉइंट आता है अपने पास में कौन सा,
DL1, जैसे ये DL1 पहला पॉइंट है ना, इसको कैसे लिखोगे H1 DU1, ठीक है, H1 DU1। अब देखो लाइन एलिमेंट भी आपकी कैसी क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, ये भी आपकी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अगर मैं वेक्टर लगा दूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर इसमें वेक्टर लगा देता हूँ, ठीक है, तो वेक्टर लगाते ही ये L1, तो ये कितना हो जाएगा E1, ठीक है। एक मिनट बेटा, ये माइक थोड़ा सा हिल गया है अपना, एक मिनट। तो यहाँ पे देखो वेक्टर क्वांटिटी में देखो L1 लगा दिया अपन ने, E1 क्या लगा दी, उसकी डायरेक्शन लगा दी, क्योंकि देखो DL1 इधर ही आ रहा है आपका, ठीक है, DL1, ठीक है। दूसरा अगर मैं DL2 की बात करूं तो वो कितना होता है H2 DU2 E2। ये H1 H2 अपने पास में स्केलर फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, स्केलर फैक्टर्स होते हैं, अदिश गुणांक बोला जाता है इनको, ठीक है, अदिश गुणांक, ठीक है। तीसरा DL3, ये कितना हो जाएगा H3 DU3 E3, H3 DU3 E3, ठीक है। ये अपने पास में क्या कहलाते हैं बेटा, लाइन एलिमेंट्स कहलाते हैं अपने, क्या हैं ये, लाइन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, अब आप दूसरा अपन चलते हैं, लाइन एलिमेंट्स की बात हो गई। अब आता है आपके पास में कौन सा दूसरा, सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट, ठीक है। सरफेस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, सरफेस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो कितना होगा। अब देखो अपने पास में पहले तो ये देखो इसमें सरफेस बन कितनी रही है, 3 सरफेस हैं, एक तो ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली है ना, अपने पास में 3 सरफेस। और अगर तुम देखोगे तो सरफेस के अंदर U1 इधर जा रहा है, जैसे इस सरफेस की बात करूं मैं थर्ड वाले की, तो U1 इधर जा रहा है, U3 इधर आ रहा है, ठीक है, U1 इधर जा रहा है, U3 इधर आ रहा है और U2 उधर चला गया, ठीक है। तो U2 उधर चला गया, U1 U3। एक बार बताओ, सरफेस मैंने अभी बताया था आपको, ये ऐसे घूम के लूप के क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, या फिर ऐसे घूमेगा लूप तो नीचे की साइड डायरेक्शन जाएगा। और ये बेटा ये जो क्वांटिटी होती है लूप वाली, इस कर्ल से दी जाती है, कर्ल से दी जाती है। कर्ल में आता है आपका कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना, जब भी हमें सरफेस क्वांटिटी निकालनी होती है तो 2 लाइन एलिमेंट का क्या करा दो, क्रॉस प्रोडक्ट करा दो। क्या करा दो, 2 लाइन एलिमेंट्स का क्या करा दो आप, क्रॉस प्रोडक्ट करा दो। तो अपने पास में वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा अपने पास में, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, ठीक है। और देखो इसको ध्यान रखने का तरीका क्या है, एक डिजिट बता रहा हूं, वो डिजिट ध्यान रखना हमेशा, कभी नहीं भूलोगे। 1 2 3, ठीक है, 2 3 1 और 3 1 2, ये हमेशा रिमेंबर रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण डिजिट्स होते हैं, इनका ये कॉम्बिनेशन जो होता है। अगर ये ध्यान रख लेना तो काफी चीजें तो ऐसी होती हैं जो अपन एक बार सॉल्व करेंगे, सिमिलरली करके सॉल्व कर लेते हैं। आगे एक सॉल्व कर दो, सिमिलरली करके इस पैटर्न में लिख दो उसको, वो हो जाता है, ठीक है। बताता हूं कैसे बताता हूं, देखो सरफेस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो देखो सरफेस एलिमेंट निकालना है आपको, कौन सा वाला, DS1। ऑब्वियस ही बात है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने सरफेस एलिमेंट के लिए S ले लिया। DS1 कितना होगा, 1 आ चुका है, 2 और 3 और रह गया है, पहले कॉम्बिनेशन में 2 और 3, तो 2 लाइन एलिमेंट के बीच का है ये, 2 लाइन एलिमेंट के बीच में देखो कितना होगा, ये हो जाएगा DL2 क्रॉस में DL3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अपने पास में, DL2 क्रॉस में DL3 कितना हो जाएगा, देखो DL2 की वैल्यू कितनी है, ये रही H2 DU2 और इसकी डायरेक्शन कितनी थी, E2 क्रॉस H3 DU3, ठीक है, इसकी डायरेक्शन कितनी है, E3। ये कितना हो जाएगा, H2 H3 DU2 DU3, ठीक है, H2 H3 DU2 DU3। यहां पे कितना बचेगा अंदर ब्रैकेट में, E2 क्रॉस E3। और आपको भी पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब 2 होते हैं ना अपने पास में, फॉर एन एग्जांपल यहां मैं लिखूं, ये J क्रॉस K, ये कितना होता है, I तो होता है। तो अगर मैं E2 क्रॉस E3 करूंगा तो कहां चला जाएगा, E1 चला जाएगा ना अपने पास में, कहां आ जाएगा, E1। तो ये कितना हो जाएगा, देखो मैं आगे लिख लेता हूं इसको, ये कितना हो जाएगा, DS1 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में H2 H3, ठीक है, DU2 DU3 और ये आ जाएगा E1 कैप,
ठीक है, E2 क्रॉस E3 क्या रहेगा आपके पास में, E1 कैप, बन गया, खत्म, सिंपल सी बात थी। अब देखो 1 2 3 आ गया ना पैटर्न, 1 2 3 1, अच्छा इसको छोड़ो 2 3 1, आगे वाले को मत ध्यान देना, शुरू वाले को 1 2 3, देखो ये पैटर्न बन गया। मैं इन पैटर्न्स की बात कर रहा था, ठीक है, तो रिमेंबर रखना उनको, ठीक है। और देखो हो सकता है कि ये इस डायग्राम के साथ में नहीं बैठे, ये तो अपन ने लेट किया है कि डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है। ये U1 को यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं, U1 को वहाँ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तुम्हें तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने DS1 निकाला है, किस किस के बीच में निकाला था, DL2 और DL3 के बीच में, ठीक है, किस किस के बीच में निकला ये, DL2 और DL3 के बीच में। एक मिनट, इस डायग्राम के हिसाब से देखना, DL2 और DL3 ये वाला, मतलब इसकी सरफेस एरिया है, ये वाला सरफेस एरिया निकाला है अपन ने, ये L2 हो गया, ये L3, और मैंने क्या कहा था, इसकी डायरेक्शन या तो इधर आएगी या इधर आएगी, मतलब ये नेगेटिव भी हो सकती थी, इसको घुमा दो, E3 क्रॉस E2 कर दो तो माइनस के E1 आ जाएगा, ठीक है, तो उधर की साइड चली जाएगी, देखो, और इसकी डायरेक्शन देखो E1 में आ रही है, ये देखो E1 के अंदर आ गई, डायरेक्शन भी E1 के अंदर आ रही है, समझ गए। तो ये चीज है अपने पास में, तो ये DS1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आगे चलूं लाइन एलिमेंट्स का ही, ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूं थोड़ा सा आगे, ठीक है, लाइन सरफेस एलिमेंट्स में सिमिलरली करके लिख सकते हो अब तो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, चलो आगे लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहीं पे इसी में आगे लिख लेना बेटा, सिमिलरली जो अपने पास में DS2 होगा, कितना आ रहा है, 2 3 1 H3 H1 DU3 DU1। अब देखो S1 की डायरेक्शन किस में थी, E1 में, S2 की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, E2 में, S2 की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी अपने पास में, E2 में, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ, एक काम करूँ नीचे लिख दूँ, नीचे लिखते हैं, चलो नीचे लिख देते हैं, जिससे क्या तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, मैं नीचे लिख देता हूँ, चलो 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 नीचे चलते हैं अपन। DS1 हो गया, DS2 कर दें, ये लो, DS2 कितना हो जाएगा अपने पास में, 2 3 1 H3 H1 DU3 DU1, और ये कितना हो जाएगा, E2 कैप, ये कितना आ जाएगा अपने पास में, E2 कैप। सिमिलरली DS3 ये कितना हो जाएगा अपने पास में, H1 H2 DU1 DU2, और ये कितना हो जाएगा, E3 कैप। समझ गए, अब इस तरीके से लिखा जाता है। मैंने एक प्रूफ करा दिया, बाकी अपन ने क्या कर दिए, सिमिलरली लिख लिए, ये सिमिलरली कर दिया अपन ने, ठीक है। तो ये सिमिलरली अपने पास में 3 आ गए, ये आ गया पहला, ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा, मतलब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। अपने पास में ये 3 आ गए हैं अपने पास में ड्राई होकर। तो ये सरफेस एलिमेंट्स ध्यान होने चाहिए, ठीक है। मैं कब कैसा यूज में करवाऊँ, अभी इनके ऊपर मैं आगे बताऊंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे चेंज होता है, ठीक है। इसके बाद में अब आता है अपने पास में तीसरा, कौन सा, वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। तीसरा अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट करेंगे। देखो क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आता है, लेकिन अगर मैंने ये नहीं चीज कराई ना तो तुम्हारे आगे के कंसेप्ट उड़ जाएंगे, ठीक है। आगे के कंसेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे क्या चल रहा है, तो ये तुम्हें एक नोट के तरीके से लिखना है। ये वॉल्यूम एलिमेंट, अब वॉल्यूम एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो dv कितना हो जाएगा अपने पास में, dv कितना होगा। अब ध्यान रखना, देखो मैं वॉल्यूम एलिमेंट वहां से समझाता हूं तुम्हें, थोड़ा सा हो सकता है कुछ बच्चे रिमेंबर नहीं रख पाते हों चीजों को डायग्राम से। अब देखो इसमें मेरे को वॉल्यूम निकालना है, तो एक काम करो, कोई भी एक सरफेस कंसीडर कर लो। जैसे मैंने ये वाली सरफेस कंसीडर करी, ये वाली मैंने क्या करी, सरफेस को मैंने क्या किया, कंसीडरेशन में किया, ये वाली सरफेस, ठीक है। तो बेटा इसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी, E2 में जाएगी या नीचे E2 में जाएगी। अगर मैं इसकी थोड़ी सी हाइट ले लूं, E1 और E3 के बीच में ये सरफेस है, इसकी मैं थोड़ी सी हाइट ले लूं, ठीक है, तो फिर इसका मतलब अगर तुम हाइट ले लोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम आएगा ना। और देखो सुनो, वॉल्यूम हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है स्केलर क्वांटिटी, E1 और E3 के बीच में कहां जाएगा अपने पास में डायरेक्शन, E2 के अंदर, और हाइट की डायरेक्शन भी कहां जाएगी, E2 में। तो E2 डॉट E2 कितना हो जाएगा, 1।
सिमिलरली अगर माइनस में जा रहा है, ठीक है, तो अपने पास अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सरफेस ये ले लो, ठीक है, सरफेस को ऊपर बढ़ा रहे हो हाइट नीचे चल जाए, ऐसा नहीं होता। सरफेस कंसीडर करना है या तो उसके ऊपर हाइट जाएगी या उसके नीचे हाइट जाएगी, ठीक है। चलो तो आगे करते हैं इसको, वॉल्यूम एलिमेंट को करते हैं। वॉल्यूम एलिमेंट देखो कितना होगा, वॉल्यूम एलिमेंट होगा dl1 डॉट dl2 क्रॉस में dl3, लाइन एलिमेंट की फॉर्म में, ठीक है। dl2 क्रॉस में कितना हो गया ये dl3, दो का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, एक के साथ डॉट प्रोडक्ट में आ जाओ, ठीक है। तो dl2 dl3 कितना आ जाएगा, ये dl1, इसको मैं पूरा ही फॉर्म में लिख लेता हूं, ये हो जाएगा h1 du1 e1 कैप, ये कितना हो जाएगा h2 du2 e2 कैप क्रॉस h3 du3 कितना हो गया e3 कैप। ओके, ये सारे तो अपने पास में क्या है, मैग्नीट्यूड्स हैं, ये तो बाहर आ जाएंगे। डायरेक्शंस का खेल होता है वेक्टर क्वांटिटी में, हमेशा ध्यान रखना। h1 h2 h3 du1 du2 और यहां पे कितना आ गया ये du3, ठीक है। ये हो गया अपने पास में dv। अंदर क्या रह जाएगा, यहां पे देखो, ये तो हो गया e1 कैप, अंदर कितना बचा e2 क्रॉस e3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा h1 h2 h3 du1 du2 और ये कितना हो गया du3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा e1 डॉट e2 क्रॉस e3 कितना होगा e1, ठीक है, e1 डॉट e1। तो ये कितना हो जाएगा आगे dv कितना हो जाएगा h1 h2 h3 e1 डॉट e1 कितना हो जाएगा 1 du2 और ये कितना हो गया du3, ठीक है बेटा। तो ये अपने पास में आ गया क्या, वॉल्यूम एलिमेंट। ये अपने पास में क्या आ गया, वॉल्यूम एलिमेंट। तो ध्यान रखना हमेशा, जो लाइन एलिमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, सरफेस एलिमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि डायरेक्शन देखो यहीं खत्म हो गई सारी की सारी, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें आगे चलते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें लिखा देता हूँ। अब अपने पास में मेजर क्वांटिटीज आएंगी। मेजर क्वांटिटीज को कैसे लिखा जाता है ऑर्थोगोनल के अंदर, तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूँ, आप क्या उतार लेना इसको, ठीक है, लाइन एलिमेंट वगैरह और ये सारा सब कुछ। ये लो, मैं पॉज कर लेना बेटा, ठीक है, इसको पॉज करके इसको उतार लेना, ठीक है। ये अपने पास में अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बगल में अगर साइड में थोड़ा सा नोट देके, ठीक है। ये नोट के तौर पर ही है आपके लिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये नोट है आपका, आप रिमेंबर कर सको तो, ठीक है, रिमेंबर पॉइंट है ये तो अपने पास में, ठीक है। तो ये लाइन एलिमेंट हो गया, ठीक है। और अगर मैं सरफेस एलिमेंट की बात करूँ तो ये सरफेस एलिमेंट आ गया आपके पास में। आगे चलें, ये अपने पास में कौन सा आ गया, सरफेस एलिमेंट पूरा ये रखा हुआ, ठीक है, ये सरफेस एलिमेंट हो गए। इसके बाद में ये अपने पास में क्या आ गया, वॉल्यूम एलिमेंट आ गया। ये अपने पास में क्या आ गया, वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। अगली जो इसकी मेजर क्वांटिटीज आती हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लाप्लास, 4 ऑपरेटर हैं अपने पास में, ठीक है। उन चारों ऑपरेटर को कैसे लिखा जाता है ऑर्थोगोनल के अंदर, वो अपन सीख लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कितना है, मैं नया पेज ले लेता हूं इसके लिए। चलो अब अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आता है, सरफेस निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया, 3 पॉइंट निकाल चुके हैं ना अपन ऑलरेडी, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इन ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये मैंने अभी इसलिए लिख दी हेडिंग, इतनी बड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं सिर्फ ऐसा है कि भाई तुम्हारे दिमाग में रहे कि भाई ठीक है, मैं आगे से नहीं लिखूंगा इतनी बड़ी। अगर ग्रेडियंट पढ़ रहे तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस पढ़ेंगे डाइवर्जेंस, कर्ल, रिमेंबर बस यहाँ रखना है दिमाग में, ठीक है। ग्रेडियंट कैसे लिखा जाता है, देखो ग्रेडियंट, जैसे मान लो हमारे पास में कोई क्वांटिटी है, ठीक है, कोई स्केलर फंक्शन है, लेट स्केलर फंक्शन फाई, ठीक है, फाई हमारे पास में कोई एक स्केलर फंक्शन है, देन जो डेल फाई होगा, ठीक है, डेल फाई
इसको बोला जाता है ग्रेडियंट, ठीक है, ये ग्रेडियंट कहलाता है। और वेक्टर क्वांटिटी होती है ग्रेडियंट, ऑलवेज ध्यान रखना, ये वेक्टरली चेंज मतलब इसके डायरेक्शन के साथ में चेंज होता है ग्रेडियंट, ठीक है। डेल फाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 अपॉन में H1 डेल फाई अपॉन में डेल U1 प्लस E2 अपॉन में H2 डेल फाई अपॉन में कितना हो गया, डेल U2। ये हो गया E3 कैप अपॉन में कितना हो गया, H3 डेल फाई अपॉन में कितना हो गया, डेल U3, ठीक है। ये अपने पास में क्या कहलाता है बेटा, ग्रेडियंट। ये क्या चीज आ गई आपके पास में, ग्रेडियंट। ये लो, ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी होती है ये, वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन ये बनती किस पर है, स्केलर फंक्शंस के ऊपर, नॉट वेक्टर फंक्शंस, ओनली ऑन स्केलर फंक्शन फाई, ठीक है। तो स्केलर फंक्शंस होंगे अपने पास में, ये होता है। अच्छा, ये डेल जो होता है यहाँ पे, डेल ऑपरेटर बोलते हैं इसको, नेबला बोलते हैं, नेबला, ये नेबला ऑपरेटर होता है। कौन सा ऑपरेटर होता है, नेबला ऑपरेटर बोलते हैं। डेल तो वैसे ये होता है, बोलने जाने के लिए डेल बोल देते हैं, डेल ये होता है एक्चुअली में, ठीक है, इसको नेबला ऑपरेटर बोलते हैं, लेकिन अब कन्वीनियंट के लिए डेल बोल लेते हैं, ठीक है। कन्वीनियंसी के हिसाब से अपने पास में क्या चलता है, ये डेल चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नेबला ऑपरेटर होता है अपने पास में। और नेबला ऑपरेटर वो नहीं है आई कैप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन में डेल, वो कार्टेशियन के अंदर है वो तो। अब ये हर कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज होता रहता है और वो चेंज होगा इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये हो गया अपने पास में चौथा पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट पांचवा, अगला पॉइंट देखते हैं अपन, पांचवा पॉइंट है आपका कौन सा, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस वही ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब ये क्या होता है, डाइवर्जेंस जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी पे यूज होता है, स्केलर क्वांटिटी पे सिर्फ ग्रेडियंट यूज होता है मतलब पास में, ठीक है, सिर्फ ग्रेडियंट निकालते हैं स्केलर क्वांटिटी का। लेकिन अगर अपन वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो वहां दो चीजें आ जाती हैं, क्या, एक तो डाइवर्जेंस और एक क्या होता है, कर्ल, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं लेट ए बराबर A1 E1, ठीक है, ए बराबर A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3, ठीक है, इज एनी वेक्टर क्वांटिटी, इज एनी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये कोई भी अपने पास में एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। तो इसको कैसे करेंगे अपन आगे, तो डाइवर्जेंस जो होगा आपके पास में वो कैसे डिफाइन होगा, देखो डाइवर्जेंस को कैसे डिफाइन करेंगे अपन। डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट ए, देखो मैंने डॉट लगाया है और वहां पे ग्रेडियंट के अंदर डॉट नहीं था, तो ध्यान रखना इस ऑपरेटर में, ठीक है। ये डॉट है, ये इसमें भी एक ऑपरेटर पहले, ये ऑपरेटर तो है ही है, फिर ये ऑपरेटर भी लगा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत बेसिक मैथ है ये, बहुत बेसिक। अगर ये चीजें लापरवाही कर गए ना पूरा डेरिवेशन खराब हो जाएगा ईडी के अंदर, ध्यान रखना। तो ये डेल डॉट ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में H1 H2 H3, ठीक है, डेल अपॉन में डेल U1 A1 H2 H3, आगे ना देखो वही कंसेप्ट आ रहा है 1 2 3 प्लस ये ब्रैकेट के अंदर डेल अपॉन में डेल U2 1 2 3 आ गया 2 3 1 A2 H3 H1, ठीक है, प्लस डेल अपॉन में डेल U3 A3 H1 H2, ठीक है। ये अपने पास में क्या कहलाता है, अपने पास में डाइवर्जेंस, किसी अपने पास में वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है, किसी वेक्टर क्वांटिटी का ये क्या कहलाएगा आपका डाइवर्जेंस, ये ऐसे, ये डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगली क्वांटिटी कौन सी आएगी अपने पास में, कर्ल भी यही इसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए निकाल लेते हैं। अब मैं लेट नहीं कर पाऊंगा, वो दिमाग में रख लेना कि भाई वही ए वाली वेक्टर क्वांटिटी ले रखी है मैंने, ठीक है। अब आता है आपका क्या, कर्ल में देखो क्या है, कर्ल कैसे लिखा जाता है, डेल क्रॉस में फाई नहीं आया, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी आती है, डेल क्रॉस में ए, ठीक है, डेल क्रॉस में ए, ठीक है, ए जो अपने पास में मान रखा है ना ये वाला ए, ठीक है। तो डेल क्रॉस ए कितना होगा, 1 अपॉन में H1 H2 H3, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, ये आता है मैट्रिक्स के फॉर्म में,
यहाँ आएगा E1H1 क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, E2H2 E3H3, ठीक है। यहाँ आ जाएगा डेल अपॉन में डेल U1, डेल अपॉन में डेल U2 और डेल अपॉन में डेल U3, ठीक है। आगे चलें, यहाँ पे आएगा A1H1 A2H2 और A3H3, ठीक है। ये अपने पास में क्या होता है, कर्ल होता है। ये क्या कहलाता है आपका, कर्ल, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये आपका कर्ल हो गया, ठीक है। लास्ट बचता है आपका, लास्ट इसके अंदर जो मेजर ऑपरेटर होता है और वो होता है आपका कौन सा, लाप्लास, ठीक है। लास्ट क्वांटिटी आती है आपके पास में कौन सी, लाप्लास। लाप्लास भी हमेशा अपने स्केलर फंक्शंस पे निकाला जाता है, स्केलर फंक्शंस की वैल्यूज पे होता है, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, लाप्लास का मतलब होता है अपने पास में डेल स्क्वायर शाई, इसको 2 बार ऑपरेट कर दो किसी भी स्केलर फंक्शन पे तो अपने पास में लाप्लास ऑपरेटर आता है। लाप्लास ऑपरेटर इसी को बोलते हैं, डेल स्क्वायर को। ये डेल स्क्वायर अपने पास में लाप्लास होता है, ठीक है, लाप्लास ऑपरेटर बोला जाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी, इसकी वैल्यू होगी अपने पास में कितनी होगी, हाँ 1 अपॉन में H1 H2 H3, ठीक है। ये तो बाहर आ गया। इसके साथ में आता है अपने पास में, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल U1, ठीक है, H2 H3 अपॉन में H1 डेल अपॉन में डेल U1 5, ठीक है। ये अपने पास में आ गया। दूसरा डेल अपॉन में डेल U2, ठीक है। डेल U2 में कौन कौन सा आएगा अपने पास में, ये आ जाएगा अपने पास में, देखो यहाँ पे 1 था, H2 H3 आ गया, नीचे आ गया H1, ठीक है। ये H2 H3 अपॉन में कितना हो गया, H1 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, H1 H3 अपॉन में H2 कितना हो जाएगा, ये डेल 5 अपॉन में डेल U2, ठीक है। प्लस मैं इसको थोड़ा साइड में ले लेता हूँ, दिख तो रहा है ना, हल्का सा साइड में ले लेते हैं, ठीक है। प्लस डेल अपॉन में डेल U3, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, H1 H2 अपॉन में H3 डेल 5 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये डेल U3, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, लाप्लास। ये आपका क्या कहलाता है, लाप्लास। ये लाप्लास होता है किसके अंदर, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो ये कुछ मेजर क्वांटिटीज हैं, इसको ध्यान रखना है। अब आपके लिए मैं क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को बहुत आसान बना दूंगा। अगर ये 4-5 फॉर्मूले जो सरफेस एलिमेंट थी, मतलब ये जो 7 क्वांटिटीज लिखी हैं, अगर ये आपको रिमेंबर है ना ऑर्थोगोनल के अंदर, तो सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम जितने भी हों अपने पास में क्या बन जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे, फिर उसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो बस मैं एक बार चाहता हूँ कि तुम इसको नोट डाउन करो और फिर अपन अगली क्लास में इसको थोड़ा आसान बनाते हैं कि भाई कार्टेशियन के लिए कितना आता है, ठीक है, और स्फेरिकल के लिए कितना आता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो। आगे चलते हैं, डाइवर्जेंस, ठीक है, और ये कर्ल आ गया आपके पास में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अपने पास में, कर्ल आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गया आपके पास में लाप्लास, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गया, लाप्लास आ गया। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास में लाप्लास हो गया, ये सारी चीजें हो गई अपने पास में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, इनकी वैल्यूज के बारे में, ठीक है। मैं लास्ट एक ये कंसेप्ट और पढ़ा देता हूँ, इनकी वैल्यूज कितनी किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या वैल्यूज होती हैं। H1 की कितनी होती है, H2 की कितनी होती है, H3 की कितनी होती है, E1 E2 E3 U1 U2 U3, अपने पास में यही तो 9 कंपोनेंट्स हैं, मतलब इन्हीं 9 की वैल्यूज तो पता लगानी है, इनकी पता लग जाएगी, सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। देखो मैं लिखवा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। चलो अगले उसमें चलते हैं, ठीक है। तो टेबल बना लेना, टेबल बनाना बढ़िया सी। टेबल कैसे, मैं आप यहाँ तो मैं अभी टेबल इंसर्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे टेबल इंसर्ट का है क्या ऑप्शन, चलो मैं भी बना ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये टेबल कैसे बनेगी आपकी,
ऐसे ऐसे बनाना, ठीक है, 2, ठीक है। एक काम करना, 1 2, 1 मिनट, इसको थोड़ा पीछे से बनाने दो, यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है, 7 8 9, ऐसे 9 खाने बना लेना, क्योंकि अपने पास में 9 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और ये हो गया अपने पास में पूरा का पूरा एक खींच के टेबल, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे लिखना है, यहां तो आ जाएंगे आपके पास में क्या, कोऑर्डिनेट्स, या फिर हाँ कोऑर्डिनेट्स सिस्टम्स, ठीक है। यहां पे आ जाएगा H1 की वैल्यू कितनी है, H2 की वैल्यू कितनी है, H3 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। E1 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू कितनी है, E3 की वैल्यू कितनी है, U1 की वैल्यू कितनी है, U2 की वैल्यू कितनी है और U3 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये अपने पास में टेबल बनेगी, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। अब देखो पहला अपने पास में पहला कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, कार्टेशियन, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, इसकी वैल्यू होती है 1 1 1, H1 H2 H3, ठीक है। ये होता है I कैप, ये होता है J कैप, और ये कितना होता है K कैप, और ये होता है X Y Z, ठीक है। दूसरा होता है आपका कौन सा, स्फेरिकल, ठीक है। तो स्फेरिकल के अंदर कितना हो जाएगा, ये देखो स्फेरिकल के अंदर इसकी वैल्यू होती है अपने पास में 1 R साइन थीटा, कितना होता है ये 1 R साइन थीटा, ये होता है अपने पास में, ठीक है, 1 R साइन थीटा। इसके जो डायरेक्शंस होते हैं अपने पास में, ये तो R कैप हो गया, ठीक है, 1 मिनट, ये तो R कैप हो गया, ये थीटा कैप होता है, और एक हो गया अपने पास में फाई कैप, ठीक है। और इसके जो अपने पास में क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो R थीटा और फाई, ठीक है, R थीटा और फाई, ठीक है। ये माइक गिर जाता है हर बार, 1 मिनट, R थीटा और कितना हो गया ये फाई। तीसरा है आपका कौन सा, सिलेंड्रिकल। अब सिलेंड्रिकल की अगर मैं बात करूं तो सिलेंड्रिकल के अंदर इसकी वैल्यूज कितनी होती हैं अपने पास में 1 रो 1, रो यहाँ पे रेडियस होता है सिलेंडर का, और R स्फीयर का रेडियस है यहाँ पे, ठीक है। और इसके जो E1 E2 होते हैं ये तो हैं रो कैप, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा थीटा कैप, और ये हो जाएगा Z कैप, Z एक्सेस में, ठीक है। और अपने पास में इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे, रो थीटा और Z, ठीक है। तो ये अपने पास में कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं, किसके अंदर, कार्टेशियन के अंदर, स्फेरिकल के अंदर, सिलेंड्रिकल के अंदर, ठीक है। और अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेता हूँ, फोर्थ पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स एक तरीके से स्फेरिकल का क्या होता है, स्फेरिकल का क्या होता है 2D फॉर्म होता है, एक रेडियस और एक एंगल, सर्किल वाला, ठीक है। तो उसमें फाई कंपोनेंट काम नहीं करता, ठीक है। तो इसके लिए तो अपने पास में कितनी वैल्यू रहेगी है, ठीक है, H1 H2 H3 की वैल्यू तो कितनी रहेगी अपने पास में, जब अपने पास में तीसरा कंपोनेंट है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, क्या कहते हैं, सीधा इसमें अपन ये करेंगे H1 H2 H3 नहीं, इसको तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अलग से टॉपिक्स नहीं पढ़ा दूंगा, इसमें इससे निकलेगा नहीं है, ठीक है, ये इससे नहीं आएगा, 2D का है ना कंसेप्ट, इसलिए, ठीक है, इसका मैं अलग से करा दूंगा अभी, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये टेबल बना लो आप, ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे के जो भी कंसेप्ट पढ़ाऊंगा इसी टेबल से लेता हुआ करके जाऊंगा, ठीक है। अगर ये टेबल ध्यान रख ली और वो जो 60 क्वांटिटीज हैं वो अगर आपने ध्यान में रख ली ना, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो आप कहीं फेल नहीं हो सकते, फिर क्वेश्चन चाहे कैसे भी सिस्टम का आ जाए अपने पास में कुछ दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इसी के ऊपर कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के ऊपर, ठीक है, कैसे वैल्यूज निकलती हैं किसकी, ग्रेडियंट की, कैसे वैल्यू निकलती हैं अपने पास में किसकी, ये क्या कहते हैं लाप्लास की, कैसे निकलती है डाइवर्जेंस की, कार्टेशियन की कर्ल की वैल्यू कितनी आती है, मतलब डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, तो किस तरीके से लिखी जाती हैं वो बताऊंगा, ठीक है। और इसके बाद में अपने पास में जब ये सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी बताऊंगा कि भाई कार्टेशियन से लेके स्फेरिकल में कैसे जाते हैं और स्फेरिकल वो
कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में कैसे जाते हैं, क्योंकि अपने पास में सबसे सिंपल यही होता है, ठीक है, जो सबसे सिंपल अपने पास में फॉर्म होती है कार्टेशियन ही होती है, ठीक है, कार्टेशियन अपने पास में सबसे सिंपल फॉर्म होती है कार्टेशियन वाली। तो इसी को लेते हुए अपन क्या करेंगे, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में कैसे चेंज करना है वो सारा सब कुछ मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को खत्म करेंगे, फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अभी कुछ क्वेश्चन और हैं, मैं अभी करा दूंगा, मैं थोड़ा सा भी उसकी क्वेश्चन बैंक ले आऊंगा उसके लिए, ठीक है, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चंस ले आऊंगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से आरयू के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, उसके ऊपर उस पर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं आरयू के ऊपर, आरयू के पेपर के अंदर, तो वो मैं आपको करा दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। फिर अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, गॉस लॉ और वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो आज इतना काफ़ी है, इसको उतार लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, राधे राधे।